विद्यार्थियों, आप सभी को नवरात्र प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बीए भाग सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र आर्थिक सिद्धांत सेकंड के अंतर्गत, इससे पूर्व मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक पीडीएफ भेजा था व्यापारिक बैंकों के कार्यों से संबंधित। उसी में व्यापारिक बैंकों के कार्यों में ही एक महत्वपूर्ण काम है व्यापारिक बैंकों का, वो है साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। ये बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसके अंतर्गत बैंक साख का सृजन करते हैं। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो साख सृजन अथवा इसको जमा सृजन यानी डिपॉजिट क्रिएशन भी कहा जाता है। तो जो साख सृजन है, ये व्यापारिक बैंकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके माध्यम से उधार की मात्रा उस राशि से ज़्यादा बैंक दे पाते हैं जो उनके पास शुरू में नकद जमा के रूप में आती है। इससे वे एक तरफ व्यापार, उद्योग, कृषि आदि आर्थिक क्षेत्रों में उधार लेने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और दूसरी तरफ ब्याज से अपनी आमदनी को भी बढ़ा पाते हैं। तो साख सृजन की क्रिया से आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। हम यहाँ पर साख सृजन प्रक्रिया के सरल रूप को समझेंगे। तो जो साख सृजन प्रक्रिया जो है वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। वो दो बातें हैं, सबसे पहली तो कि बैंक में प्रारंभ में कितनी राशि नकद जमा के रूप में आती है, और दूसरा बैंक का नकद रिजर्व अनुपात या नकद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, या इसको शॉर्ट में CRR भी बोला जाता है। तो बैंक को जो CRR होता है वो बैंक को उस जमा का कितना प्रतिशत नकद रिजर्व के रूप में नियमानुसार अपने पास या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना पड़ता है। मान लें कि एक बैंक के पास 100 रुपये नकद जमा के रूप में आते हैं, और अगर CRR या नकद आरक्षण अनुपात या वैधानिक दृष्टि से आवश्यक रिजर्व अनुपात 20% है, तो जो साख सृजन है वो 100/0.2 यानी 20% यानी 20/100, 20/100 का मतलब 0.2, तो 100/0.2 या 100×5 = 500 होगा, है ना। तो अगर नकद जमा हमारे पास n है और आवश्यक अवांछित रिजर्व अनुपात x है, तो जमा सृजन या साख सृजन n/x हम मान सकते हैं। तो बैंक जो होते हैं वो अपने अनुभव से ये जानते हैं कि उनके पास जो राशि नकद जमा के रूप में आती है वह समस्त राशि एक साथ नहीं निकाली जाती। जो व्यक्ति जमा कराता है वो एक साथ से सारे रुपए वापस बाहर नहीं निकाल लेता। यदि सारे जमा करता अपनी जमा राशि निकालने लग जाएंगे तो बैंक साख का सृजन नहीं कर पाएगा। लेकिन बैंक में कुछ जमाएं हैं जो आती रहती है और कुछ वापस निकाली जाती रहती है, इसलिए एक बार की नकद जमा का कुछ अंश ही निकाली जाने वाली राशि की मांग की पूर्ति के लिए रखना काफ़ी रहता है। शेष राशि बैंकों द्वारा उधार दी जा सकती है। इसी प्रक्रिया में जो है साख सृजन होता रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम साख सृजन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या मान्यताएं मानी जाती है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन और नॉर्डहाउस के अनुसार व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाने वाले साख सृजन में दो मान्यताएं मानी जाती है, जिसमें पहली है कि जो मुद्रा है वो बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ में न खिसक जाए या मुद्रा राशि बैंकिंग प्रणाली से बाहर न चली जाए। तो साख सृजन की प्रक्रिया में हम ये मान लेते हैं कि मुद्रा राशि बैंकिंग प्रणाली से बाहर नहीं जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये का चेक आया एवं उसने इस चेक की राशि में से 10 रुपये निकाल करके अपने पास रख लिए। ऐसी स्थिति में 90 रुपये के आधार पर अगर CRR 20% है तो 90×5 तो 450 रुपये की साख का सृजन बैंक कर सकता है। तो ये आवश्यक है कि मुद्रा जनता के पास नकद राशि के रूप में न रह करके बैंकों के पास में रहे, तभी साख सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा साख का निर्माण उस स्थिति में होता है जब जनता के पास करेंसी बिल्कुल भी नहीं रहे, अर्थात सारी की सारी करेंसी बैंकों में जमा करवा दी जाए। और फिर दूसरा है कि बैंक जो है अपने पास अतिरिक्त रिजर्व को नहीं रखे।
इसका अर्थ ये होता है कि बैंक अपनी जमा का जैसे 20% CRR है तो नकद के रूप में रखकर शेष राशि को उधार दे देते हैं ताकि अधिकतम साख का सृजन हो सके। अब यदि बैंक 20% से अधिक जमा राशि को उधार देने का प्रयास नहीं करता है तो उसके पास अतिरिक्त रिजर्व राशि फालतू पड़ी रह जाती है, जिससे साख सृजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। मान लीजिए किन्हीं कारणों से बैंक 20% की जगह 40% रिजर्व अपने पास रखता है तो साख सृजन 5 गुना न होकर 2.5 गुना ही हो जाएगा, है ना। ये हम आगे जब उदाहरण लेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि जो साख सृजन होता है उसकी 3 दशाएं हो सकती है ना। 3 दशाएं, अलग अलग 3 दशाएं होती है जिसमें साख सृजन होता है, यानी बैंकों की जो प्रकृति है उसके हिसाब से। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि ये एक अगर एकाधिकारी बैंक हो तो ऐसी स्थिति में साख सृजन किस प्रकार से होगा। हम मान लेते हैं कि एक देश में एक ही बैंक है जिसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है। उसकी प्रारंभिक स्थिति का जो चिट्ठा है वो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि उसकी देनदारियां और लेनदारियां, है ना, ये रुपए में है। उसकी शेयर पूंजी देनदारियों के रूप में 100 रुपये है और अब उसकी जमाएं हम मान लेते हैं कि उसके 1000 जमा होती है। 1000 जमा होती है और अगर यदि हम माने कि 20% CRR है, रिजर्व अनुपात है, तो 1000 का 20% 200 रुपये उसका नकद रिजर्व हो जाएगा। और जो कर्ज है वो इस 20 रुपये में से 1000 रुपये में से 200 रुपये घटा करके उसके पास 900 रुपये बचेंगे तो वो 900 रुपये का कर्ज दे सकता है। तो इस प्रकार से उसकी जो लेनदारियां और देनदारियां हैं वो हो जाएगी, इधर भी 1100 और इधर भी 1100। तो इस प्रकार से जब रिजर्व अनुपात हमने 20% माना है, अब हम कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति इस बैंक में आता है और 100 रुपये जमा कराता है तो अब स्थिति बदल जाएगी। अब स्थिति कैसे बदल जाएगी कि अब 100 रुपये अगर और जमा होते हैं तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये उसके पास पहले जमा थे और प्लस 100 रुपये और जमा कराएगा तो अब उसकी जमाएं कितनी हो गई, 1100। कुल हो गया 1200। बैंक का जो नकद रिजर्व है अब वो पहले था 200 और अब ये 100 और आ गया तो उसके पास हो गया 300 और कर्ज दे सकता है वो 900 रुपये का, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया 1200। तो ये बैंक का चिट्ठा हो गया कि उसके पास 1200 रुपये अब उसके बैलेंस में बच जाएंगे, है ना। लेकिन अब परिवर्तित रिजर्व अनुपात जो है वो 20% नहीं होकर के अब होगा 300/1100, है ना, क्योंकि उसके पास 300 रिजर्व है तो अब ये हो गया लगभग 27%। तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व अनुपात होगा या CRR होगा वो 27% होगा। अब बैंक का रिजर्व अनुपात 20% से बढ़ करके 27% हो गया है। ऐसी स्थिति में बैंक अधिक कर्ज देने की प्रयास करेगा। अगर रिजर्व अनुपात के 20% होने पर 1100 रुपये की जमा के लिए बैंक कितने देगा, 1100/5 या 0.02, 20% का मतलब बराबर 220 रुपये की नकद राशि पर्याप्त रहती है बैंक के लिए। इसलिए वह 300 माइनस 220, ये जो नकद रिजर्व इसने 300 रखा है, यहाँ इसको 300 रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मानते हैं कि रिजर्व अनुपात 20% है तो 1100 का 20% कितना होगा, 1100 का 20% इंटू 20/100 या 1/5। तो 1100 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 220। तो अगर 300 में से हम 220 रुपये निकाल लें तो हमारे पास वापस कितने बच जाएंगे, 80 रुपये। अब 80 रुपये भी 20% रिजर्व अनुपात है तो 5 गुना वो है इसका जो है साख सृजन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में 80 इंटू 5 बराबर 400 रुपये का और वो साख सृजन कर सकता है। तो वो किसी फर्म को जो है ब्याज पर 400 रुपये उधार दे देगा, जिससे उसकी स्थिति अब बदल जाएगी। अब उसकी स्थिति और बदल जाएगी। अब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, शेयर पूंजी तो 100 ही रहेगी लेकिन अब उसकी हो जाएगी 1100 प्लस 400 रुपये, जो उसने 80 रुपये का साख सृजन किया है वो मिला करके अब हो जाएगी उसकी स्थिति 1500। तो उसकी जमाएं हो जाएगी 1500 और कुल हो जाएगा 1600। इस प्रकार से उसका जो नकद रिजर्व है वो हो जाएगा 300 और उसने उधार दिया था कर्ज 900 पहले और 400 बाद में, तो टोटल हो गया
1300। तो इस प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा 1600 और उसकी लेनदारियाँ और देनदारियाँ दोनों ही बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हो सकता है कैसी स्थिति में, जब रिजर्व अनुपात 20% हो। अब पुनः रिजर्व अनुपात 20% हो जाएगा। अब जो है रिजर्व अनुपात कितना हो गया, 20%। तो ये जो उपयुक्त हमने टेबल 1 और टेबल 2 और टेबल 3 बार में मैंने बताया है कि इनकी तुलना से हमें पता चलता है कि जो स्थिति तीसरी है उसमें बाईं तरफ बैंक की जमा में 500 रुपये की वृद्धि हो गई है ना। अब 1600 रुपये हो गए हैं, उसके प्रारंभ में कितने थे, 1000 रुपये थे, और जमाएं अब कितनी हो गई है, 1500। तो 1000 से उसकी जमाएं हो गई 1500, यानी 500 रुपये बढ़ गई है। जबकि जो दाईं तरफ नकद रिजर्व है ना, वो 100 रुपये एवं कर्ज में 400 रुपये की वृद्धि हुई है। नकद रिजर्व अगर हम पहली स्थिति में, पहली टेबल में हमने देखा था 200 रुपये थे, है ना, जो बढ़ करके इस लास्ट स्थिति में 300 रुपये हो गया है। तो कितना बढ़ गया, 200 रुपये। और इसी प्रकार से जो है उसकी जो साख है ना, एवं जो कर्ज जो है उसका प्रारंभ में था 900 रुपये, जो बढ़ करके अब हो गया 1300 रुपये। तो कर्ज में 400 रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार बैंक में 100 रुपये की एक नकद जमा आने से 500 रुपये की कुल जमा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें 100 रुपये की जमा तो स्वयं ग्राहक की थी और 400 रुपये बैंक ने नई साख जमा या व्युत्पन्न जमा भी इसको कहा जाता है, अपनी तरफ से उत्पन्न की है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि साख का निर्माण रिजर्व अनुपात पर निर्भर करता है। यहाँ पर रिजर्व अनुपात हमने 20% लिया था, इसलिए बैंक कुल जमा को प्रारंभिक नकद जमा का 5 गुना तक कर सका था। अगर रिजर्व अनुपात के 10% हो जाता तो ऐसी स्थिति में कुल जमा 10 गुनी हो सकती थी। इस प्रकार से रिजर्व अनुपात या CRR जितना कम होगा, साख सृजन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर रिजर्व अनुपात 5% होता है तो साख सृजन 20 गुना हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि CRR जितना कम होता है, साख का सृजन उतना ही ज़्यादा होगा। यदि हमेशा माने कि एक जमाकर्ता बैंक से 50 रुपये निकाल लेता है तो वह बैंक के 250 रुपये के बराबर साख सृजन को रोक देता है, यदि CRR 20% है तो। क्योंकि 5 गुना अगर वो 50 रुपये निकालता है तो ऐसी स्थिति में 50 × 5 बराबर 250 रुपये के बराबर वह साख को समाप्त कर देता है या साख सृजन की क्षमता को रोक लेता है। जिसका प्रभाव ये होता है कि नकद राशि 50 रुपये बैंकों में कम हो जाएगी और साथ में बैंक को 200 रुपये तक का जो पुराना कर्ज है वो भी समाप्त करना होगा, उसकी रिकवरी करनी होगी, क्योंकि अब वो साख का सृजन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर एक एकाधिकारी बैंक है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से साख का सृजन होता है। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति में कई बैंक हो सकते हैं, लेकिन केवल एक नई जमा हमारे पास आए, है ना। जब कई बैंक होते हैं तो साख सृजन की प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है, लेकिन अंतिम परिणाम ठीक वैसा ही आएगा जैसा कि पहली स्थिति में आया था। ये जटिल इसलिए होती है क्योंकि जो प्रथम बैंक ने जिस व्यक्ति को कर्ज दिया, संभवतः वह इसे किसी दूसरे बैंक में जमा करा देता है। हमेशा मान लेते हैं कि अगर एक बैंक किसी को कर्ज देता है तो वो उसे दूसरे बैंक में जमा कराएगा। इससे दूसरे बैंक की जमाएं बढ़ जाती है और वह रिजर्व अनुपात के अनुसार कुछ राशि नकद रूप में अपने पास रखकर शेष को उधार दे देता है, जिससे तीसरे बैंक की जमाएं बढ़ जाती है। हम मानते हैं कि दूसरा आदमी जिसने उधार लिया है वो भी तीसरे बैंक में जमा कराएगा और इस प्रकार से ये क्रम जो है वो निरंतर आगे की तरफ चलता रहेगा और अंत में जो है 20% रिजर्व अनुपात होने पर संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में 5 गुणी जमाएं उत्पन्न हो जाएगी। हम यहाँ सभी उदाहरण में 20% CRR ले रहे हैं, है ना। तो अगर हम वापस पुनः पहले वाली स्थिति से ही अगर हम माने कि 100 रुपये की नई जमा राशि से प्रारंभ करते हैं, है ना, और हम कल्पना करते हैं कि जैसी स्थिति 1 में थी वैसी ही बैंक की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में 100 रुपये जमा होते ही जो स्थिति हमने 2 देखी थी वैसी स्थिति आ जाएगी और पहले जैसी स्थिति चलती रहेगी। लेकिन अब मार्ग बदल जाएगा, है ना। प्रथम बैंक जो था उसके पास 80 रुपये की अतिरिक्त जमा राशि पड़ी है, वह इसके आधार पर 400 रुपये की उधार नहीं दे सकता, क्योंकि उधार लेने वाला तुरंत चेक काटकर रकम निकालने का प्रयास करता है। तो यह बैंक केवल 80 रुपये का कर्ज ही देता है, जिससे इसका लेन देन का चिट्ठा जो है वो बदल जाएगा। अब हम अगर पहली वाली स्थिति को लें तो अगर 100 रुपये उसके पास है और 1100 रुपये उसकी जमा है, ये जो स्थिति हमने ली थी वही मैं ले रहा हूँ,
नकद रिजर्व अनुपात 20% होने पर 220 रुपये रखा जाएगा और कर्ज जो है वो 980 रुपये का दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इधर भी 1200 और इधर भी 1200, इस प्रकार से बैंक का जो चिट्ठा है वो हमारे सामने आ जाता है और उसकी देनदारियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। लेनदारियों में नकद जो राशि है वह जो रिजर्व है वो 80 रुपये कम हो गए हैं, क्योंकि उसमें 300 रुपये थे और इसमें 220 रुपये हैं। और कर्ज की राशि 80 रुपये बढ़ गई है, उसमें 900 रुपये कर्ज की राशि थी, इसमें 980 रुपये कर्ज की राशि हो गई है। ये 80 रुपये किसी दूसरे बैंक में जमा करा दिए जाते हैं जो इसका 20%, दूसरा बैंक इसका 20% यानी 16 रुपये अपने रिजर्व में रखकर शेष 64 रुपये को आगे उधार दे देता है। 64 रुपये फिर किसी तीसरे बैंक में अगर जमा कराए जाते हैं तो इसका 20% यानी 12 रुपये और लगभग 80 पैसे, है ना, बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है और 51 रुपये और 20 पैसे उधार दे देता है। तो ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहता है और अंत में बैंक 100 रुपये की नकद जमा के आधार पर 500 रुपये की कुल जमा का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है या समर्थ हो जाता है ना। इस कार्य को भी हम एक तालिका के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्थिति आएगी। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब अनेक बैंक है ना और केवल एक नई जमा आती है, मान लेते हैं हम कि जो पहला बैंक है उसमें 100 रुपये की जमा आती है ना। जब 100 रुपये की जमा आती है, अगर 20% CRR है, रिजर्व है, तो 20 रुपये की रिजर्व में वृद्धि हो जाएगी और 20 माइनस 100 तो 80 रुपये का बैंक नया कर्ज दे पाएगा। अब इस 80 रुपये को यह जो उपभोक्ता है वो दूसरे बैंक में जमा कराता है, ग्राहक दूसरे बैंक में जमा कराता है। तो अब 80 का 20% यानी 16 रुपये वो अपने CR या रिजर्व के रूप में रखेगा और 64 रुपये का कर्ज देगा, है ना। अब ये जो 64 रुपये है वो फिर किसी तीसरे बैंक में जमा करा देता है, तो तीसरे बैंक में फिर नई जमा 64 रुपये आ जाएगी। अब इस 64 रुपये का 20% यानी मैंने बताया था 12 रुपये 80 पैसे के बराबर तो रिजर्व रहेगा उसके पास। और जो शेष राशि है, शेष राशि अगर हम 64 में से 12 निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में 52 में से 8 निकालेंगे तो 51, तो 51.20 यानी 51 रुपये 20 पैसे जो है वो नया कर्ज दे पाएगा। अब ये 51 रुपये 20 पैसे का जो कर्ज दिया है ये भी हम मान लेते हैं किसी नए बैंक में फिर जमा करा देता है। तो ऐसी स्थिति में अब इसका 20%, 51.20 का 20% लगभग आएगा 10.24, है ना, 10.24 आएगा और शेष राशि 40.96 का वो नया कर्ज दे पाएगा। तो जो कुल संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में जो है नई जमाएं, इस प्रकार से हम आगे से आगे चलते रहेंगे तो नई जमाएं 500 रुपये के बराबर बैंकों में आ जाएगी और नया कर्ज 400 रुपये के बराबर आ जाएगा। और जो रिजर्व में वृद्धि होगी, यह रिजर्व में वृद्धि जो है 100 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग बैंकों में अगर बैंक अलग अलग हों और सिर्फ एक जमा 100 रुपये प्रारंभ में जमा होती है तो अंत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में साख का सृजन, है ना, जो है कितनी तेजी से होता है। रिजर्व में वृद्धि 20 रुपये से बढ़ करके 100 रुपये हो जाती है और नया कर्ज 400 रुपये बढ़ जाता है, यानी 500 रुपये के बराबर जो है साख का सृजन हो जाता है। किस स्थिति में? जब रिजर्व अनुपात हमने 20% लिया हो। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से हम जो है रिजर्व अनुपात लेते हैं और जो टेबल अभी मैंने बताई थी, है ना, जिस प्रकार से बताई थी उसको हम एक गणितीय सूत्र के द्वारा भी बता सकते हैं कि जिस प्रकार हमने गुणक प्रणाली पढ़ी है ना, मल्टीप्लायर में क्रम देखा था, उसी प्रकार से अगर नकद अनुपात 20% होता है तो जो नई जमा होती है वो 1/20% गुणे हो जाएगी और उतनी ही साख या जमा में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि इस तालिका में मैंने आपको बताया था, अब यहाँ एक बता देता हूँ वापस कि मान लीजिए प्रारंभ में हमने 100 रुपये जमा कराए थे, है ना। अब इसका जो है 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कितना बच गया इसका चौथा हिस्सा हमारे पास, तो 4/5। यहाँ 4/5 का मतलब है 80/100, तो हो गया 4/5 इंटू 100 प्लस फिर इससे आगे हम जाएंगे तो फिर 4/5
का स्क्वायर इंटू 100 प्लस फिर वही 4/5, ये तीसरे बैंक में जाएगा तब क्यूब इंटू 100 और प्लस, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि जितनी हमें जो है पीरियड की लेनी है। अगर हम इसको फिर आगे ज्यामितीय सीरीज को अगर हम जो है ना जोड़ की विधि से हल करें तो यहाँ गुणन क्रम के पाए जाने के कारण साख सर्जन का गुणन क्रम कहलाता है। और हम इस प्रकार से आ सकते हैं कि 100 1/1 माइनस 4/5, ये बराबर हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 1/5 के 1/5 कैसे आया, 5 एकम 5 माइनस 4 तो बच गया 1/5, तो इतना हमारे पास ये आ जाएगा। और इस प्रकार से जो 1/5 है तब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 1, अब था 1/5, तो अब बटा में था तो हम इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा ये 5/1। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, 1 से 1 हम काट भी सकते हैं तो 100 या इंटू 5 बराबर 500 रुपये के बराबर हमारे पास साख सृजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से साख सृजन की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो है बैंकों में साख किस प्रकार से होगा, है ना। तो 100 रुपये की नकद जमा से 500 रुपये की कुल जमा का निर्माण हो जाता है। अगर रिजर्व अनुपात यहाँ हमने 20% माना था, अगर 10% होता तो साख का निर्माण 10 गुना हो जाता है, यानी 100 इंटू 10 बराबर 1000 रुपये के बराबर होता। तो इस प्रकार से हमने जो है आज साख निर्माण के अंतर्गत देखा है कि किस प्रकार से साख का सृजन बैंकों द्वारा किया जाता है। और उसमें हमने 2 उदाहरण लिए हैं। पहली स्थिति तो वो ली है जब एक एकाधिकारी बैंक ही हो, और दूसरी स्थिति हमने ये ली है कि कई बैंक हो लेकिन केवल एक नई जमा होती हो। तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर कई अर्थव्यवस्था में कई बैंक होते हैं और कई जमाएं होती है तो उनमें किस प्रकार से साख का सृजन होता है।